माथुर सर, सबसे पहले रिएक्शन आपका ही लेना चाहूंगी, क्योंकि 30,000 आतंकियों की भर्ती करनी है और ये देखिए कि जो लक्ष्य रखा गया चंदे का वो पाकिस्तान के अंदर से ही जुटाना है। कैसे संभव होगा, क्या रणनीति बनाई है आखिर जैश ने? जी तो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपके दर्शकों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आपने कहा कि 80 आतंकवादियों को मारा गया है। वो 80 सिर्फ भावलपुर में और सिर्फ जैश-ए-मोहम्मद के 80 आतंकवादी हैं। उसके अलावा एलईटी को हमने मुरीदके में तबाह किया है और उनको उसके 5 और जगह पर पीओजेके में हमने हमले किए हैं जहां पर कि सैयद सलाउद्दीन के लोग मारे गए हैं। तो कम से कम 200-250 टेररिस्ट इस अटैक में मारे गए हैं, ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैश जो है वो लगभग समाप्त हो चुका था। लगभग उनका जो मरकज सुभान अल्लाह था वहां पर पूरे सटीक मिसाइलों का अटैक हुआ और वो बिल्कुल सोते हुए पाए गए, इसलिए बहुत जबरदस्त उनको नुकसान हुआ है। आपको अगर याद हो तो थोड़े दिन पहले जैसे ही उनको भीख के पैसे मिले थे IMF से, उसके तुरंत बाद उन्होंने 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के परिवार को देने का ऐलान किया था और उसके अलावा 1 करोड़ रुपए मरकज सुभान अल्लाह को दोबारा ठीक बनाने के लिए उसमें करने की कोशिश की थी उन्होंने। ये बात बिल्कुल साफ है कि वो लगातार इसको दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं जैश-ए-मोहम्मद को। अब जो ये जो चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी तो मुझे टाइम दीजिए। ये देखिए कि जो देवबंदी थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट्स विद इन सुन्नी इस्लाम, ये सुन्नी इस्लाम का ही हिस्सा है। ये देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जो कि वायलेंस कहीं ना कहीं लगता है कि उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और उसमें सुसाइड अटैक जो होते हैं उनको एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ शहादत कहते हैं, शहादत दिया और इसमें उनको बहुत फायदा, उनको बताया जाता है कि आपको ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या जन्नत मिलेगी और बहुत चीजें होंगी। तो ये तमाम बातें इस चीज के बेसिस हैं और जब ये बेसिस है उसके बाद इन्होंने जैश को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, वो इसलिए आगे बढ़ाया कि वो 2-3 चीजें बिल्कुल साफ हैं। वो चीजें ये थी कि वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना आए। जैश ने एक एक्टिविटी करी और उन्होंने मना कर दिया कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। उन्होंने कह दिया जैश भारतवर्ष पाकिस्तान में है ही नहीं। अब जो अटैक हुआ है उससे ये बहुत बड़ी चीज साफ हो गई है पूरी दुनिया के सामने कि जैश-ए-मोहम्मद जो है वो वहीं पर था और वहीं से कार्रवाई कर रहा था। अब जो ये इनकी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, इनकी जो सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली जो 3,000 करोड़ आप कह रही हैं वो भारतीय करेंसी में है। उनका उद्देश्य 10,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करना है और रिक्रूटमेंट वहां पर करना है। वो इसलिए कि रिक्रूट इनके पास बचे नहीं है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, कैसे होगा ये सब आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट है। मेरी सहयोगी किरण जुड़ी हुई है न्यूज रूम से और हमारे संवाददाता नमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपडेट्स के लिए। तो ठीक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जैश-ए-मोहम्मद का ये जो एक तरह से शुरुआत की जा रही है कि आतंकी ठिकानों को फिर से दुरुस्त किया जाए, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं 3,000 करोड़ का लक्ष्य रखा जा रहा है। ऐसे में शिवदान सर, हमें ये समझना होगा कि आखिर ये पैसे अगर हम पाकिस्तान के अंदर से ही चंदा जुटाने की बात करते हैं तो कौन देगा? क्या ये आम लोग भी होंगे? क्या वो खास लोग होंगे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो फिर ये माना जाए कि पाकिस्तान में अगर इतना बड़ा लक्ष्य तय करने की हिमाकत करता भी है मसूद, तो उसे समर्थन मिलेगा, यानी किसी बेसिस पर तो वो इतना बड़ा जो टारगेट रख रहा है 3,000 करोड़ का, यानी कि पाकिस्तान का लगभग हर नागरिक भारत के एंटी है, ये माना जाए? ये दुर्भाग्य से 80 के दशक से या उससे पहले भी पाकिस्तान में देश की नीति बना दी है मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए। वो वहां के आम नागरिकों को मुस्लिम कट्टरपंथ के आड़ में उनको अपनी हर बात मनवाने के लिए तैयार रहते हैं और इसी मुस्लिम कट्टरपंथ के कारण पाक सेना का पूरे देश पर नियंत्रण है। जिस प्रकार से पाकिस्तान एक प्रजातांत्रिक देश बना था, वो पूरा प्रजातांत्रिक देश नहीं है। वो एक प्रकार से मार्शल लॉ पाकिस्तान में राइट फ्रॉम 47 से अब तक चल रहा है। ओनली डिफरेंस ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ रेस्ट्रिक्शन के कारण वहां पर ओपनली मार्शल लॉ नहीं है। हालांकि ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में 7 बार लग चुका है, मगर अभी भी पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना ही उसका नियंत्रण कर रही है और पाकिस्तान की सेना वहां पर इस मुस्लिम कट्टरपंथियों, आतंकवादी जिनको हम आतंकवादी कह रहे हैं, उनके द्वारा वहां की जनता को भी नियंत्रित करती है और अपना जो भारत के साथ इस वक्त उनका सबसे बड़ा जो
दुश्मनी है वो जी। भारत के साथ है। तो ये जो आतंकवाद को दोबारा खड़ा किया जा रहा है, ये उसी तरह से खड़ा किया जाए जिस प्रकार से रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से भगाने के लिए 79 में पाकिस्तान ने 30,000 इस प्रकार के आतंकवादियों को वहां भेजा था तालिबान के रूप में, और फाइनली रूसी सेना को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा था। मगर उनको ये भुलावा है, भारत रूस नहीं है, भारत अपने देश की, भारत की सेनाएं अपने देश की रक्षा कर रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली। और पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों से हमारी सेना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हमारा देश और हमारी सेनाएं पूरी तरह समझ गई है कि पाकिस्तान की क्या चाल है और पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। इसलिए जो वो इस वक्त बिल्कुल, और ये देखिए सर, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह दी गई है भारत की तरफ से, क्रिस्टल क्लियर है आलोक जी। और अगर कोई भी हरकत अब पाकिस्तान की तरफ से होती है तो बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान को, ये एक तरह से ईमानी चेतावनी दे दी गई है। देखिए गीतू जी, जो बातें हमने एयर स्ट्राइक के बाद कही थी उसको आज पाकिस्तान ने स्वयं उसकी पुष्टि कर दी है। हाँ, जो 80 आतंकवादियों का उन्होंने नाम, ये जो अभी वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, जिसमें वो चंदा वसूली की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़े कम है, इससे ज्यादा आतंकी मारे गए हैं जो इनसे शायद संबंधित नहीं थे। बिल्कुल सर, जैश ए मोहम्मद के 80 आतंकी मारे गए और हम उन्हीं की बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके फोटोज लगाए गए हैं। हम देखेंगे कि जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो वक्ता है, पीछे जो फोटोज लगाई गई है वो 80 इन्हीं आतंकियों की है, और इस बात की पुष्टि हो रही है, जिसके दावे वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने तो माना है, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां जो इस बात को नकार रही थी, उनके लिए एक सबूत हो सकता है। जी कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, उनको करारा जवाब है कि जो हमने कहा था वो हमने पूरा किया था। कहीं से इफ बट वाला मामला नहीं है जी। ये आज के बाद से बिल्कुल साफ हो गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट के 15 शहरों में, जो मुझे जानकारी हुई है कि जो इनके सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस है, उनमें इनको 3 लेयर की सिक्योरिटी भी प्रदान कर रही है पाकिस्तान सरकार। तो अब इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फुल्ली आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, और ये सबूत उसने खुद दे दिए। सर मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं, फिर रुक करेंगे संजीव सर का, देवनाथ सर का। तो रमन, सबसे पहले आप ये बताइए फिलहाल क्या एक्टिविटीज देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद ने ये कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है जिसमें चंदा जुटाना है, 3,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 30,000 आतंकी जुटाना क्या आसान है पाकिस्तान में? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही है, उसके बाद उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर न केवल जैश ए मोहम्मद बल्कि लश्कर ए तोयबा की गतिविधियां भी बहुत तेज हो चुकी हैं, और वो लगातार अपने जो डिस्ट्रॉय हुए एसेट्स हैं उनको दोबारा सा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते आपने जिस तरीके से बताया है कि एक ऑपरेशन सुभान अल्लाह जो है कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस के नाम से एक चंदा उगाही करने का एक जो है वो पूरा मजमा लगाया गया है, और वहाँ पर 30,000 आतंकी और उनके जो समर्थक हैं उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, और इसमें 10,000 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी जो है वो एकत्रित करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने मरकज़े सुभान अल्लाह जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा था, सबसे बड़ा मुख्यालय था बहावलपुर के अंदर, उसको ध्वस्त किया था, और उसके लिए बाकायदा गल्फ कंट्री से और तमाम देशों से उन्होंने चंदा लेकर, पाकिस्तान की सरकार से मदद लेकर उस बिल्डिंग को तैयार किया था, जहां से लगातार भारत के खिलाफ जो है वो गतिविधियां की जा रही थी। सन 1999 से ही लगातार अगर हम देखें तो जब से अजहर मसूद रिहा को एक प्लेन हाईजैक के बाद जो है पाकिस्तान ने रिहा करवाया, और उसके बाद से ही लगातार हम ये कह सकते हैं कि आतंक का एक ऐसा अड्डा बन चुका था जो भारत को दहलाने की हर मुमकिन कोशिश उसकी तरफ से की जा रही थी। तो अब ये दोबारा से गतिविधियां जो हैं वो पाकिस्तान के करीबन 15 ऐसे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो कासूर का इलाका हो, चाहे वो बहावलपुर का इलाका हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, इन
सभी इलाकों में जो है ये सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस जो है इसकी शुरुआत की गई है और इसमें 7 तारीख को जो ईद आने वाली है उससे पहले ये लक्ष्य रखा गया है कि करीबन 10,000 करोड़ जो पाकिस्तानी करेंसी है उसको एकत्रित किया जाएगा, ताकि बहावलपुर के अंदर जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा था उसको दोबारा से स्थापित किया जा सके और वहां से दोबारा से फिर भारत के खिलाफ जो है वो साजिश। बिल्कुल रमन, और ये बदले की रणनीति से कहा जा सकता है। किरण भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण देखिए, क्योंकि मसूद अजहर ने अपना सब कुछ गवा दिया है, ये माना जाए भारत की जो एयर स्ट्राइक हुई थी, परिवार खो दिया है मसूद अजहर ने, और शायद अब वो बदला लेना चाहता है। एक बार फिर से वो उठ खड़ा हुआ है, कोशिश करना चाहता है कि भारत पे फिर से वार करे, फिर आतंक फैलाए। बिल्कुल, देखिए इनकी नीयत ही रही है, आतंकवादियों की यही नीयत रही है, मसूद अजहर की यही नीयत है, चाहे हाफिज सईद की भी हम बात करें, इसी नीयत के साथ जो है वो जिंदा रहते हैं और इसी के तहत वो अपने पूरे कार्यों को अंजाम देते हैं ताकि वो भारत का जो है नुकसान करा सके। और इसी को लेकर के देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की सरजमी पर फिर से वापस से आतंकवादी संगठनों का पनपना जो है वो शुरू हो गया है। और इसको लेकर के किस तरह से चंदे की उगाही की बात जो जानकारी देखिए आप भी दे रहे हैं, हमारे तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो भी दे रहे हैं, उसको लेकर के रमन ने भी पूरी जानकारी दी। इससे पहले देखिए कल रमन ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी जो हमने दिखाया भी था अपने दर्शकों को गीतू, कि किस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा सा बैनर लगाया, बहुत बड़े बैनर के अंदर में जो है असीम मुनीर की तस्वीर थी, उसके साथ 2 और आतंकी जो है उनकी तस्वीर यहां पर थी, जो आतंकी प्रमुख थे उनकी तस्वीर लगाई गई थी। और देखिए इसमें कई बातों को भी लिखा गया था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत की नहीं सुनी है, क्योंकि भारत लगातार 2 टूक ये कहता जा रहा है कि आतंकवाद आपको खत्म करना होगा, अगर आतंकवाद खत्म करने पर आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो बातचीत का दौर चलेगा। लेकिन देखिए उनको बातचीत का दौर नहीं चलाना है, सिर्फ ईरान की धरती से सिर्फ इस तरह के जुमलों को जो है वो फेंकना है, और वही करता हुए जो अगर हम शहबाज शरीफ बिल्कुल, और पाकिस्तान की नीयत भी रहती है किरण कि आप बाहर कुछ और बताइए और भारत के साथ जो आपके रिलेशन है वो कुछ और रखिए। ये हमेशा उसकी रणनीति का हिस्सा बना है और शायद इसलिए जो हमारा डेलीगेशन गया है उसने जिम्मेदारी संभाली है कि देखिए पाकिस्तान की करतूत क्या है, पूरे सबूत के साथ हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ सर, ऐसे में समझना ये होगा कि यहाँ पर जिस तरह से चंदा उगाने की बात कही जा रही है, तो ये उगाही होगी कैसे, किस तरीके से इस चंदे को यहाँ पर लिया जाएगा? क्या ये पाकिस्तान के लोगों से जबरन वसूला जाएगा या फिर इसमें जो आउट ऑफ पाकिस्तान देश है वो मदद करेंगे, चीन मदद करेगा, या अगर हम बात करते तुर्की की उसकी सहायता ली जाएगी? कैसे होगा ये सब संभव? जी हाँ, इन दहशतगर्दों को उनकी जो तंजीमें होती हैं काफी तरह से पैसे मिल जाते हैं। एक तो है कि ये सब आतंकवादी जो ग्रुप हैं इनको पाकिस्तान की सरकार आंख मूंदती है जब ये ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं या मानव तस्करी करते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे ये आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक्सटॉर्शन, मतलब हफ्ता तो सभी लोग लेते हैं। जी ठीक है सर, हाँ जी बोलिए। कहा जाता है कि जी फिर ज़कात का पैसा आता है, विदेशों से बहुत सारा पैसा आता है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा का, इनकम का बहुत बड़ा जो जरिया है वो है ऐसे दहशतगर्द जो कि अमीर फैमिली से आते हैं। ये समझना पड़ेगा कि वहाँ के जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो बीच बीच में गरीबों को तो फांसी लेते हैं, अमीर घरों से भी इक्का दुक्का लड़कों को वशीभूत कर लेते हैं। और ये जो अमीर घर से घराने आते हैं ये अपने साथ काफी पैसा लेके आते हैं। ज़कात का पैसा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ज़कात का पैसा मलेशिया, इंडोनेशिया से शुरू करके सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, सब जगह से आता है। तो इनमें से कुछ पैसा भारत की तरफ भी डाइवर्ट हो जाता है, जो कि हवाला के जरिए या अवैध ट्रेड के जरिए कश्मीर भी पहुंच जाता है। तो भारत सरकार को बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि इस 10,000 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए भारत में भी हवाला के रूप से आ जाएं, क्योंकि 100 करोड़ रुपए काफी हैं हिंदुस्तान में 100 बम धमाके करने के लिए। जी बिल्कुल सर, और हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, क्या माना जाए? देखिए चाइना ने साफ तौर पर कह दिया कि 3.7 बिलियन की मदद करेंगे, यानी लगातार ये माना जाए कि चीन की तरफ से मदद मिल रही है, तुर्की की तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है, और कुछ और ऐसे देश भी हैं जो सामने आ सकते हैं। हालांकि भारत के साथ उनके संबंध कुछ अच्छे रहेंगे, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान की मदद होती रहेगी। किससे सावधान रहना होगा संजीव जी? देखिए गीतू जी, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को फिर से सपोर्ट करने का, उन्हें फंड करने का जो
सारा कृत्य चल रहा है, इसे भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ले जाना चाहिए और ये दर्शाने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अभी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग का जो कृत्य है उसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। इस बात की जो मांग है वो भारत निसंदेह करेगा, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो सर ये तो बहुत बड़ा सबूत है, खुलेआम ऐलान किया गया है इस बात का। जी जी, इसी वजह से मैं कहता हूं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का। और यदि पाकिस्तान इसी तरीके से बड़ी राशि इन आतंकियों को देता है तो वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। और एक बार पाकिस्तान FATF के माध्यम से ब्लैक लिस्ट हो गया तो इसे IMF से भी कर्जा नहीं मिल पाएगा, कोई उसे कर्ज नहीं दे सकता। और जाहिर है कि पाकिस्तान का ये जो खुलेआम इस तरीके से आतंकियों को सपोर्ट करने का जो कृत्य है ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है और FATF की बड़ी क्लोज वॉच अवश्य रहती है। लेकिन इस पूरी FATF की जो निगरानी है, जो FATF की जो एक वॉच है, उसको भारत को भी उसे पुश करना होगा। भारत भी FATF का एक बहुत ही अहम सदस्य है और भारत निसंदेह इन सारे विषयों को उठाएगा और किस तरीके से और FATF की जो संस्था है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के आधार पर ही एक्शन लेती है। तो ये जो सबूत जो सामने आ रहे हैं, ये सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी होगा और किस तरह से यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और किन लोगों को, जाहिर है कि सारे आतंकी हैं, इन आतंकियों के पास ये पैसे जाएंगे तो ये सीधा सीधा टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला बनता है। और ऐसे में मेरे विचारों के अनुसार पाकिस्तान आने वाले समय में FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से जाएगा और वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन भारत को पूरे सबूत के साथ आगे समझाना होगा दुनिया के सभी देशों को कि पाकिस्तान की हकीकत ये है। इसमें हमें सबूत चाहिए होंगे और वो जुटा भी रहा है भारत, उसके लिए काम भी किया जा रहा है। तो माथुर सर कैसे समझे, क्योंकि हम देखिए जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का आतंकवाद का मुद्दा है वो बना रहे, भारत में स्थिरता ना आए। तो इसमें बाकी देशों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि ठीक है आतंकवाद का जो मुद्दा है बना रहे और अगर ये समस्या बढ़ रही है तो बढ़े। तो ऐसे में FATF की अगर बात की जा रही है तो कितना समर्थन मिल सकता है, आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं? गीतो देखिए, मेरा ये मानना है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारा सपोर्ट है। मैं जो देख रहा हूं जिस प्रकार से कि चाइना और तुर्की सिर्फ दो देश हैं जो कि खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आए हैं और कोई नहीं है। इस बात को जो पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो अगर भारत का समर्थन भी नहीं करेगा तो कम से कम न्यूट्रल रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये इंडोनेशिया ने सबसे पहला जो ये आया था कि ये इस्लाम नहीं है और इस्लाम में कभी भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, वो स्टेटमेंट इंडोनेशिया से आया था। तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके अलावा गीतों में एक आपको और बात बताना चाहता हूं। वो बात ये है कि जो पश्चिमी एशियाई देश हैं, जो कि इस्लाम का जो ओरिजिन और इस्लाम का जो मेन गढ़ है, वहां के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर उनको आने वाले समय में रेलेवेंट रहना है तो उनको सिवाय सिर्फ तेल और आतंकवाद से उनका नाम और फ्रेम आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनके पूरे विश्व की जो आर्थिक जो सिस्टम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ उनको ट्रेड करना पड़ेगा और उन दूसरे देशों के साथ उनके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और यही काम कर रहे हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, कतर, ओमान ऐसे देश हैं ये जो कि गाजा के खिलाफ भी पूरी तरह से उतर करके सामने नहीं आए। पाकिस्तान तो अब छोड़ दे। तो ये मेरा मानना है कि आज की तारीख में मुस्लिम देशों में भी ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि ये करने का तरीका ठीक नहीं है। लिबरेशन होना चाहिए और जिस प्रकार से मिस वर्ल्ड वगैरह में प्रेसिडेंट में सऊदी अरेबिया और ये सब हिस्सा ले रहे हैं और सोसाइटी खुल रही है, मैं ये बता रहा हूं कि हमें पूरा समर्थन मिलने का संभावना है और ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। वसीम मुनीर का पोस्टर, अभी ये सुभान अल्लाह की कॉन्फ्रेंस और उसको मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी को देना जो कि सरकार दे रही है।
तो ये तमाम चीजों के खिलाफ जाने वाली बिल्कुल, है। ये और मैं संजीव जी काफी से- सबूत हैं सर। 3 लेयर सिक्योरिटी दी जा रही है, 80 आतंकियों के जो चित्र है, फोटोज है, वो लगाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह का जो ये कॉन्फ्रेंस है वो सरेआम हो रहा है, और पुलिस की सिक्योरिटी, लोकल पुलिस की सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की है वो मिल रही है। ये बहुत सबूत है। ऐसे भी किसी भी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। बहुत आसान है। आलोक जी देखिए, अब सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि हम देख रहे हैं सरकार ने जो कूटनीतिक तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की वो सफल होती दिख रही है। 6 डेलीगेशन जाता है 33 देशों में, और उसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। तो ये समझिए कि हम अपनी बात को रख रहे हैं, और अब ये जो सबूत आ रहे हैं वो भी हम लोगों को दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की करतूतें हैं, हरकत है। गीतू जी, इन सबूतों को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। विश्व इसको देख रहा है। ये हर जगह प्रदर्शित हो रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक किया वो सटीक था, भारत ने जो डिस्ट्रॉय किया वो सटीक था, और भारत ने जो आतंकवादी मारे वो भी उसकी पुष्टि कर रहा है। ये हिंदुस्तान के उन राजनीतिक दलों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और जो हमारे 6 डेलीगेशन गए हैं वो 37 देशों में, वहां जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं कि हाँ, आप जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। कहीं से आपको ये खबर सुनने को नहीं मिली है कि आवर डेलीगेशन है। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन एक बात जरूर पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी कि जो हमारे लोकल्स हैं, जो आम नागरिक है, उन्हें निशाना बनाया गया। हमारे जो धर्म स्थल हैं यानी मस्जिदों को टारगेट किया गया। अगर शायद हमारे 6 डेलीगेशन का दल नहीं जाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता भारत के लिए समझाना कि देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है। तो एक तरह से माने कि ह्यूमन राइट्स जो होता है उनकी तरफ से जरूर ये संवेदना जाहिर की जा सकती थी कि भारत ने गलत किया। लेकिन जो सरकार कदम उठा रही है, एक तरह से अभी दुनिया के सभी देशों को ये बताया जा चुका है कि क्या पाकिस्तान की करतूत रही है। देखिए, हमने 100 आतंकवादी की बात की थी कि हमने 100 आतंकवादी मारे हैं जी। 80 की तो पुष्टि इन्होंने कर दी, और 20 दूसरे जगह पे आतंकवादी मारे गए थे। तो इसके बाद सिविलियन कहां आ गए मारने वाले दायरे में? तो ये खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग थिंग्स मोर क्लियर देन वी आर डूइंग। ये तो हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हमारी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार, मैंने पहले भी कहा था, 3 लेयर्ड पुलिस कॉर्डन, बिल्कुल सिक्योरिटी कॉर्डन दे रही है इस सुभान अल्लाह बहुत बड़ा सबूत है सर। ये तो बहुत बड़ा सबूत सामने आ चुका है। पाकिस्तान कहता था हम पीड़ित हैं, पाकिस्तान कहता था हम पीड़ित हैं आतंकवाद से। गीतू जी, ये इस बात को की पुष्टि कर रहा है जी कि ये लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसे चंदा हुआ ही कोई कर लेगा हिंदुस्तान में, हर जगह कॉन्फ्रेंस करके? बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। एक अपडेट आ रहा है, मेरे संवाददाता जो है वो एक अपडेट दे रहे हैं, हमारे संवाददाता रुक करेंगे हम रमन का। रमन बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम जिस तरीके से अभी बातचीत कर रहे हैं सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस को लेकर जो जैश ए मोहम्मद की तरफ से आयोजित किया गया है, और 15 शहरों में अभी एक नई ताज़ा तस्वीर जो आई है, जो योम तकबीर कल पाकिस्तान के अंदर मनाया गया 28 तारीख को, और उसमें अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, जिसने पहलगाम आतंकी का जिसे मास्टरमाइंड बताया गया है और उसी की देखरेख में सारा आतंकी हमला हुआ था, वो खुद कल कसूर के इलाके के अंदर मौजूद था, और एक पब्लिक रैली थी जहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो सरकार है, जिसकी चीफ मिनिस्टर वहां की मरियम नवाज हैं, उनके स्पीकर जो हैं वो उस रैली के अंदर शामिल होते हैं, और साथ साथ में हाफिज सईद का बेटा सैयद तला जो है वो भी उस मीटिंग के अंदर आता है। तो ये सभी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और किस तरीके से पंजाब की सरकार जो पाकिस्तान प्रांत की है वो खुलेआम इन आतंकवादियों के जो रैलीज निकाली जा रही हैं उनके अंदर शामिल हो रहे हैं, उनके अंदर लोगों को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबूत भारत को चाहिए वो खुद पाकिस्तान के अंदर से ही एक एक कर जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगी, भाषण अगर आप सैफुल्लाह कसूरी का सुनेंगी, तो उससे आप साफ अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर लश्कर और जैश, ये दोनों संगठन जो है वो अपने आप को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
रहे हैं, अपने जो एसेट्स खत्म हुए हैं उनको दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो पंजाब प्रांत की हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में यानी कि पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली सरकार है, वो पूरी मदद करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ईरान में जाकर कह रहे हैं कि हम तो खुद आतंकवाद के पीड़ित हैं, आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये दोगलापन जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है और एक बार फिर ये दोगलापन जो है वो पाकिस्तान का उभर कर सामने बिल्कुल। आया है। और बिल्कुल ये जो दोगलापन है वो उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शिवदान से समझना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो पाकिस्तान जो हमेशा दो चेहरे लगाकर रहता था, आज वो इतना शक्तिशाली या इतना दबंग हो गया है कि वो सरेआम आतंकियों के साथ बैठ रहा है। उसके जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी मिल रही है, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या बौखलाहट तो नहीं है कि जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है अब खुलकर पाकिस्तान सामने आ चुका है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी साझा आर्थिक गलियारे की नीति के कारण चीन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा निवेश कर दिया है जी। और उस निवेश की रक्षा के लिए चीन पाकिस्तान की चालों में आ रहा है और अंतरराष्ट्रीय पटल पर जहां भी पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भारत आवाज उठाता है, चीन उसको वीटो करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के फेवर में। और इसी कारण से दोबारा से जो ये आपको जागृति मिल रही है पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध, उसका मुख्य कारण यह है कि चीन की उसे अनक्वालिफाइड सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की एक सफलता और मिली है पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरा करके मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाई गई है, वो पूरी तरह से भारत विरोधी है। आपको भी याद है चीन के दौरे के समय मोहम्मद यूनुस ने हमें धमकी दी है कि यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो बंद हो गया तो भारत को बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक प्रकार से उसने भारत को एक खुली धमकी दे दी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कभी बंद किया जा सकता है और भारत को बांग्लादेश के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त आप जान देख रहे हैं वो केवल चीन के सपोर्ट के कारण है। मगर भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को प्रूफ के साथ उठाता रहेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत इसके पाकिस्तान के विरुद्ध कदम उसी प्रकार उठाया जाएगा जैसे पहले FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। दोबारा से पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डलवाना पड़ेगा और पाकिस्तान को यह दिखाना पड़ेगा कि आप जो है केवल चीन की सपोर्ट से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके अलावा जो विश्व में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनको भी भारत को ट्रैक करना पड़ेगा और उसमें पाकिस्तान के लिंक को निकाल करके विश्व के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए बांग्लादेश एक पड़ोसी देश होने के कारण उसने हमारे लिए बांग्लादेश के रूप में भी एक चुनौती खड़ी कर दी है और वो हमें ये भी उतना ही केयरफुल रहना पड़ेगा। जी, यानी कि चारों तरफ से पाकिस्तान चाहता है भारत घिर जाए, उससे अकेले पाकिस्तान से अगर भारत नहीं संभल पा रहा है, एक तरह से ये मानिए कि वो जितनी आतंकी घटनाएं करता है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत देता है, तो अब उसने बांग्लादेश भी हमारे लिए खड़ा कर दिया है कि ठीक है वहां से भी आप जो अपनी दुश्मनी है वो निभाइए और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो करते रहें। तो एक तरह से बांग्लादेश भी इस वक्त हमारे दुश्मन वाली लिस्ट में ही आ चुका है। लेकिन देवनाथ सर, यहाँ पर यह समझना जरूरी है चीन जिस तरह से मदद कर रहा है, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ देश ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत का जो आतंकवाद का मुद्दा है जो पाकिस्तान प्रायोजित है वो खत्म हो जाए, और शायद यही वजह है कि फंडिंग शुरू हो गई है चीन की तरफ से, वादा कर दिया है, कर्ज दिया जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह भी है कि अगर पाकिस्तान इस कर्ज को नहीं चुका पाता तो चीन उस पर कब्जा कर सकता है। कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं? जी हाँ, चीन जो है पाकिस्तान में बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन का उद्देश्य ये है कि चीन पाकिस्तान के द्वारा सीधा अरब सागर में पहुंचना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ये सीपैक चाइना के शिंगजियांग से लेके ग्वादर पोर्ट तक का रास्ता बना दिया है और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब चीन क्या उम्मीद करता है पाकिस्तान से? दूसरी उम्मीद ये करता है कि अफगानिस्तान तक जो BRI के तरह अंडर जो सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, ताकि अफगानिस्तान में भी उसका इन्फ्लुएंस हो जाए, पाकिस्तान उसमें सहयोग करे। क्योंकि जो वकान कॉरिडोर है उससे जो रास्ता बनाने की चीन कोशिश कर रहा था उसमें जियोग्राफिकल डिफिकल्टीज काफी ज्यादा आ रही हैं, यानी घाटियां ज्यादा हैं, पहाड़ ज्यादा हैं। तो वकान कॉरिडोर से चीन के शिंजियांग से अफगानिस्तान तक जो रास्ता बनाना था वो खटाई में पड़ गया है।
तीसरी चीज जो पाकिस्तान से चीन उम्मीद करता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाए रहेगा ताकि भारत को समय ना मिले चीन की तरफ देखने का। चीन जानता है कि आने वाले समय में चीन को एशिया में डोमिनेंट रोल अदा करना है, दुनिया में डोमिनेंट रोल अदा करना है, तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत को बैकफुट पे रखना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा टूल है। तो पाकिस्तान की वो फंडिंग करता रहता है। चीन के लिए ये जो पैसा ये अगर डूब भी जाए भी फिर भी उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक कमाई है, क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना जो पैंट बढ़ा रहा है उससे आने वाले दशकों तक वो भारत के लिए सरदर्द बना रहेगा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो चीन की तो बल्ले बल्ले है। और इसमें कोई खास शक नहीं है कि ग्वादर पोर्ट का जो पूरा मैनेजमेंट है आज की तारीख में प्रैक्टिकली 51% मैनेजमेंट पावर जो है वो चीनी नागरिकों, चीनी मैनेजर्स के हाथ में चला गया है। ये भविष्य में दूसरे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनमें चीन अपने पैसे डुबा रहा है पाकिस्तान में, उसमें होने वाला है। जी गीतू जी बिल्कुल। संजीव जी, अब आप सर ये बताइए, क्योंकि चीन की जो हरकत है वो तो सबके सामने है, तुर्की भी खुले तौर पर सामने आ चुका है पाकिस्तान का साथ निभाते हुए, तो अगर हम बात करते वैश्विक मंच की, तो बाकी देशों का क्या नजरिया होगा चीन के लिए, तुर्की के लिए? देखिए, जैसा कि माथुर साहब ने कहा, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। अगर इक्की दुक्की राष्ट्रों को छोड़ दें, राष्ट्रों को, चाइना, टर्की जैसे जो राष्ट्र हैं वो भी अपने जो वेस्टेड जो इंटरेस्ट हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से खड़े रहते हैं। ये जो तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान हैं, ये मुस्लिम हितों की बात तो बहुत करते हैं, बहुत कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के नए लीडर बनेंगे, नए ऑटोमान एम्पायर को खड़ा करेंगे जी। वो चाइना के वीगर मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं करते? चाइना के वीगर मुस्लिम्स, लेकिन सर यहाँ पर ये देखिए ना, चीन को और तुर्की को भारत की नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी, और तुर्की को तो नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से सभी भारतीयों ने तय कर लिया कि हम तुर्की को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाएंगे, बैन कर दिया उनके सामान वहां पर आना जाना, तो नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी देश हैं वो भी तो ये समझेंगे कि देखिए पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, और उसके बाद भी चीन और तुर्की उनको सपोर्ट कर रहा है। यानी उनका संदेश क्या है पूरे विश्व के लिए? यानी वो भी ये चाहते हैं कि जो आतंक है वो जिंदा रहे। जी, मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा था, आपके प्रश्न पे ही आ रहा था कि जो टर्की की जो पूरी अप्रोच है, जो टर्की की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो टर्की अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। पाकिस्तान में विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया था। अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी पर ही है। ये आतंकवाद का एपी सेंटर है। ये तो पहले से ही एक्सपोज्ड कंट्री है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। ये अब जाहिर है कि अब फिर से अब इन्होंने हरकतें शुरू कर दी है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की, और बड़ी मशक्कत के बाद तो किसी तरीके से ये ग्रे लिस्ट से बाहर आए थे। अब ये ग्रे लिस्ट में जाने की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है, और मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आने वाले समय में जरूर जाएगा। और इसके लिए सारे जो सबूत हैं वो भारत भी बहुत इकट्ठा कर रहा है, और भारत भी सारे सबूतों को आने वाली जो FATF की जो मीटिंग होने वाली है उसमें भारत ये सबूत सारे पेश करेगा। और जहां तक टर्की की बात है, तो देखिए गीतू जी, टर्की को लेकर के आज नेटो के राष्ट्र भी कंफर्टेबल नहीं रहते। टर्की ने भी अपने आप को एक्सपोज करने का ही कार्य किया है। जिस तरीके से टर्की ने आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच में युद्ध में अजरबैजान का साथ इसलिए दिया, सारे अपने TB2 बायरेक्टर ड्रोन्स और अन्य इक्विपमेंट इसलिए भेजे क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है, और आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, धर्मों को आपस में बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका जैसे राष्ट्र को पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और ये जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में आप झगड़े को बढ़ा करके आप मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा बनना चाहते हो, तो इस वजह से इस तरीके से भी आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और टर्की एक ऐसा राष्ट्र था गीतू जी कि इसके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही कम एनिमीज हैं। ये कमाल पाशा का मुल्क रहा है। कमाल पाशा जो टर्की के फाउंडिंग फादर थे, उनका ये मुल्क रहा है। बड़े बड़े अच्छे संबंध भारत के साथ हुआ करते थे, बड़े अच्छे और प्रगाढ़ संबंध हुआ करते थे। लेकिन रसेप तैयब एर्दोगान की अति महत्वाकांक्षाओं ने मुस्लिम वर्ल्ड के जो नए खलीफा, नए मुल्ला बन जाने की उनकी जो पूरी सोच है, और उसकी वजह से उन्होंने अपने राष्ट्र के हितों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। घरेलू स्तर पर भी आप देखिए टर्की में तो वहां पर इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया बड़ी तेज चल रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सारा मैकेनिज्म चल रहा है। टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके अनेक आतंकी संगठनों के साथ संपर्क है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो ISIS हो। इस तरीके के संगठनों को भी टर्की फंड करने का ही कार्य करता है। तो इस तरीके का जो अप्रोच है टर्की का, वो टर्की के लिए ही
क्या खड़ी करेगा। और आपने जो प्रश्न किया कि चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी आज टर्की से कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में इन लोगों की चुनौतियां भी बढ़नी है, ये मानिए, यानी कि चीन के लिए और तुर्की के लिए लोगों की जो नजर होगी उसमें बदलाव जरूर आएगा। ठीक है माथुर सर, अब ये बताइए सर, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आतंकी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और ये देखिए जो आतंकी है वो बनने तैयार हो चुके हैं, फिर से वही हरकत होगी। और कहा यह भी जा रहा था कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, भारत की तरफ से कोशिश है कि जो बॉर्डर के आसपास के इलाके वहां पर मॉक ड्रिल कराई जाए, यानी कि हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं वो इसके लिए तैयारी करें। तो अब भारत की तरफ से अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए गीतू, क्या होता है कि हम बिल्कुल साफ, हमारा जो थॉट है बिल्कुल क्लियर थॉट है, और वो बिल्कुल क्लियर थॉट ये है कि हम पाकिस्तान के उस जगह पर स्ट्राइक करेंगे जहां पर यू स्ट्राइक वेयर इट हर्ट्स मोस्ट, जहां उनको सबसे ज्यादा परेशानी होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, वो है उनकी आर्थिक स्थिति। आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और अगर कोई भी जो हमारा, तो मेरा ये मानना है कि जब तक कि हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के एक्शंस के लिए कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते कि किस प्रकार से पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। तो हम लोग तैयार हैं किसी भी प्रकार के मिलिट्री एस्केलेशन के लिए, लेकिन हमें प्रयास ये करना पड़ेगा कि हम वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, ट्रेड बंद करना। बिल्कुल। अच्छा माथुर सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, नहीं मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंधु जल समझौता इतना बड़ा समझौता था, क्या पाकिस्तान को कभी डर नहीं लगता उनकी आवाम पानी कहाँ से पिएगी, खेती किसानी कैसे होगी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, पानी कहाँ से लाएंगे? देखिए मैं ये तो आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वो अगर अपने लोगों के बारे में, अपनी आवाम के बारे में कुछ सोचते होते, तो जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से दुगनी थी 1960 में, वो आज इतनी कमजोर नहीं हो जाती। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और पाकिस्तान की जो रेडिकलाइज्ड आर्मी है, उसको इस चीज से कतई परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि उनके लोगों का क्या हाल होने वाला है। वरना आप बताइए कौन सा देश ऐसा है जो कि अपने अंदर इतने टेररिस्ट को पालेगा, और ये जानते हुए भी कि जो टेररिस्ट वो पाल रहे हैं वो इवेंचुअली उन्हीं को ही तबाह करेंगे। आज आपको एक दो बातें और बताता हूं। पाकिस्तान की सेना ने आईसिस को बुलाया है, क्योंकि वो खुद तो बलोचिस्तान को और बीएलए को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आईसिस को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप बीएलए के साथ लड़ाई लड़े। तो ये जो आएंगे टेररिस्ट, इवेंचुअली इनको भी कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है। ये बात आप समझ लें कि वो क्यों इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडिकलाइज्ड माइंड होता है, ये कई बार मैं कह चुका हूं कि वायलेंस ऑफ रेडिकलाइज्ड माइंड, उसको इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। ये उनकी आवाम करेगी, ये मैं बता रहा हूं गीतू। इसका जवाब उनकी आवाम उनको देगी कि जब पानी की उनको समस्या हो जाएगी। आज का जवाब सिंध से आ रहा है, इसका जवाब बलोचिस्तान से आ रहा है, और ये जवाब पूरे पाकिस्तान के हर सूबे से आएगा। और वो इन पाकिस्तानी सुन्नी पंजाबी मुसलमानों का जो एक उन्होंने दादागिरी लगा रखी है, वो कहीं ना कहीं टूटने वाली है। और आप देखेंगे आने वाला समय, आई विश कि हम एक डिस्कशन तब करें कि हमें 5 और देशों से हैंडल करना है, वो किस प्रकार से हैंडल करें। आप ही के चैनल पे आके जी बिल्कुल। देवनाथ सर ये बताइए कि अब क्या माना जाए कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसे हम और सिक्योर करेंगे, हमें और रफाल लेने होंगे, और ये सब चर्चाएं चल भी रही हैं, और मजबूती के साथ हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको हमें और सिक्योर करना होगा, यानी कि मेक इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उन्हें भी हमें आगे बढ़ाना होगा। और हमने देखा कि ब्रह्मोस की एक फैक्ट्री शुरू भी हो गई है लखनऊ में, तो क्या अब इस पर ध्यान होना चाहिए हमारा? गीतू जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमारे डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ बहुत मजबूत हैं जी। पाकिस्तान को हम कभी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले हमारी जो फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कम से कम 3 गुना ज्यादा मजबूत है। दिक्कत जो आप बात कर रहे हैं कि हमें क्या डिफेंस फोर्सेस को और मजबूत बनाना पड़ेगा? हाँ, बनाना पड़ेगा। उसका रीजन है कि हमारी फौज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारे लिए, या विदेश मंत्रालय में भी आप अगर गुपचुप बात करें, हमारे लिए पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है। हमारा मेन कंपटीटर चाइना है। आने वाले दशकों में हमारी फौज को, भारत को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि हम अच्छी तरह से चीन का मुकाबला कर सकें। फिलहाल चीन का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले करीबन 3 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में हमें डिफेंस में मजबूतियां लानी पड़ेंगी, चाहे हम वो मेक इन इंडिया तहत वेपन सिस्टम्स के से करें या बाहर से इंपोर्ट लाके करें।
और ये मजबूतियां हैं, इनका फोकस जो है चीन की तरफ ज्यादा होगा आने वाले समय में। जी। पाकिस्तान तो एक साइड शो है। जी बिल्कुल। आलोक जी, अगर हम सरकार की बात करते हैं, बहुत बड़ा जो चैलेंज है, चुनौती है, वो है इन्फिल्ट्रेशन की। इस पर काम करना होगा। हम देखते हैं बॉर्डर एरिया से जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करते हैं। अगर इसको रोका जा सके बहुत हद तक, तो हम ये मानेंगे कि आतंकी भारत में नहीं घुस सकते। दूसरी बड़ी चुनौती है जासूसों की। जो जासूस भारत के अंदर बैठे हैं, अगर उन पर निगरानी रखी जाए या अपनी जनता को भी इस मामले में अवेयर किया जाए कि कौन हमारे आसपास बैठा है और जासूस बनकर पाकिस्तान को खबर दे रहा है, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए गीतू जी, ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व ये काम भारत सरकार ने कड़ाई से चालू कर दिया है। आए दिन आप सुन रही होंगी कि जासूस पकड़े गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, जो बांग्लादेश से लोगों को इधर लाते थे। तो ये कवायद जारी है और इसमें और सख्ती होनी चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूं कि इसको पूरा फिल्टर करके एक तरीके से, लेकिन ये एक डिफिकल्ट टास्क है जब भारत के लोग ही उस तरीके का राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हो। जी, लेकिन आलोक जी, एक सोच डेवलप करनी होगी हम सभी के अंदर कि अगर हमें कुछ भी सस्पेक्टेड लगता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, सामान हो, कोई वस्तु हो, तो उसके लिए हमें अपनी जो एक सोच है वो जरूर आगे बढ़ानी होगी। जिस तरह से मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, मॉक ड्रिल हम देखते थे हमारे देशों में बहुत कम होती है, लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा जवाबी कार्रवाई हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो लोगों में भी एक जोश था। वो भी जानना चाहते थे अगर कुछ ऐसा होता है, यानी अटैक होता है, काउंटर अटैक, तो हमें किस तरह से सुरक्षित रहना है। तो इस तरह की मॉक ड्रिल्स, बच्चों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आज इन्हीं कारणवश जो मॉक ड्रिल होना था वो रद्द हो गया है। हो सकता है मौसम के कारण हुआ हो, लेकिन ये एक्सरसाइज जारी रहेगा जी। और लोगों में जो जोश है उसको हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश और कवायद करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार दौरा करके, आज उनका भी सिक्किम का प्रोग्राम मौसम की वजह से कैंसिल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के एक छोर से दूसरे छोर लगातार नॉन स्टॉप, जिसको कहिए, जा रहे हैं लोगों के बीच, और जिस गर्मजोशी से लोग वहां उनको रिसीव कर रहे हैं और जिस गर्मजोशी को ये पैदा कर रहे हैं, वो भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल। और हम लगातार मॉक ड्रिल भी करते रहेंगे और आतंकवादियों को और उनके इन्फॉर्मर्स को पकड़ने की कवायद भी तेजी से और मजबूती से करते रहेंगे। जी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों से गठजोड़ पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पब्लिक रैली में दिखा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के पंजाब में रैली में शामिल हुआ था। आतंकी सैफुल्लाह पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद खान के साथ दिखाई दिया है और रैली में आतंकी मसूद अजहर का बेटा तलहा सईद भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, आतंकियों से गठजोड़ पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ पब्लिक रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड दिखा है। पाक के पंजाब में रैली में शामिल हुआ, तो पाकिस्तान के पंजाब में जो रैली हो रही थी उसमें शामिल है। ये देखिए तस्वीरें, साफ देखा जा सकता है आतंकी सैफुल्लाह पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद खान के साथ दिखाई देता है। सैफुल्लाह रैली में आतंकी मसूद अजहर का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ है। तो देखिए किस तरह से सरकार के नुमाइंदों के साथ इनकी चर्चा होती है, मंच साझा करते हैं, और ये पाकिस्तान का चेहरा है। पाकिस्तान जो कहता है हम आतंक से पीड़ित हैं, ये इनका पीड़ित होना दिखा रहा है। किस तरह से उन्हें बगल में आतंकियों को बिठाए रखते हैं और उसके बाद लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि आतंक से पीड़ित है पाकिस्तान, हम बेगुनाह हैं और भारत यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाता है। ये आरोप लगते रहते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। माथुर सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर। बिल्कुल बिल्कुल गीतू, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को कोई संदेह नहीं है। चीन भी इसमें शामिल है, उनको भी संदेह नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, आतंकवादियों को वो वहां पर तैयार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जो कि अटैक जब पहलगाम में हुआ था उसके 2 या 3 दिन बाद एक पाकिस्तानी सेना के एक कैंप में गया था और वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर है वो उसको फूलों से स्वागत कर रहे हैं। तो ये इनका कोई आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन तस्वीर सामने आ रही है। एक चीज और लूंगा कि आप देखिए जिस प्रकार से हमने जिन देशों में हमारे डेलीगेशन गए हैं उनका सिलेक्शन किया है, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक सोच और थॉट के साथ किया है। ऐसे ही हमने नहीं डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे।
वो बहुत सोच समझ से किया गया है। वो ऐसे देश हैं जो कि अपने रीजनली इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो ऐसे देश हैं जो कि आज यूएनएससी के मेंबर्स हैं अथवा आने वाले समय में यूएनएससी के मेंबर बनने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं ये उनको अपडेट रखने की आवश्यकता है। जो एक्टिविटीज आज पाकिस्तान में हो रही है, हमारा जो डेलीगेशन बाहर है उनके पास इसके प्रमाण होने चाहिए, ताकि अगर किसी ने नहीं देखा है दुनिया में प्रमाण तो इसको वापस वहां भी दिया जा सके और पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जा सके। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है जी, लेकिन मानने से इनकार करता है देवनाथ सर। और पाकिस्तान को आप एक्सपोज करते रहिए, वो फिर भी कहेगा हम बेकसूर है, बेगुनाह है। लेकिन ये तस्वीर तो बहुत कुछ कह रही है सर। देवनाथ सर आपका रिएक्शन। तो मालूम है कि आतंकवाद जो है उसका एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का इस्तेमाल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में करता रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का इस्तेमाल करके दुनिया के दूसरे देशों पे हमला कराया। पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आतंकवादियों का हमला करके वो अफगानिस्तान को दबाने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में, जैसे कि जनरल माथुर ने बताया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी को हराने की कोशिश कर रहा है। एक पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनका इस्तेमाल वो अपने ही देश में जो माइनॉरिटीज हैं। बिल्कुल देवनाथ सर, एक सवाल ये भी है कि जो बलूचिस्तान है जो ये कह रहा है कि हम आजाद हो गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या माना जाए ये जो आतंकी फैक्ट्री तैयार की जा रही है उन्हें दबाने के लिए भी एक बड़ी कोशिश होगी? इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान ने अपने को आजाद घोषित कर दिया है। अब इन आजादी के जो, मैं तो कहूंगा, जोशीले जो यंग मैन हैं जो कि अपनी जान दे रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए, उनको थोड़ी सपोर्ट अंदर से या बाहर से मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान के ऊपर लगातार पहले तो वो आर्मी भेजता है, रेंजर्स भेजता है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी भेज रहा है, और वहां पे एक लोकल सिस्टम भी होता है जिसके तहत वो लोकल गुंडों को, लोकल जो पेशेवर मर्डरर्स और किलर्स होते हैं उनको हायर करके बीएलए के लोगों के या उनके घरों पे या उनके रिश्तेदारों पे हमले करा रहा है। तो अब पाकिस्तान का जो ये इस्तेमाल जो आ रहा है कि एक आतंकवादी ग्रुप को आयात किया जाए फिर उनको बलूचिस्तान में छोड़ दिया जाए, ये दर्शाता है कि उनकी जो नॉर्मल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो लचर हो चुकी है, चरमरा गई है। इसीलिए वो बलूचिस्तान में अब आतंकवादी ग्रुपों को घुसाकर बीएलए के लड़ाकों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी वो ये चाहता है कि आतंक का जो यहाँ पर कारनामा होता रहा है या फिर आतंक की जो फैक्ट्री चलती रही है उसमें कोई व्यवधान ना हो, निरंतर जारी रहे, चाहे आयात करना पड़े। ठीक है संजीव सर, अब ये बताइए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सबूत तो सामने आ ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम भारत की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं बाकी देशों के साथ, तो अब क्या रणनीति भारत को बनानी चाहिए? अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और ये इसी पर मैं कुछ कहना चाहता था कि देखिए गीतो जी, एक ऐसे समय में कि जब हम आतंकवाद के विरुद्ध एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस कर रहे हैं, जिसमें कि एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हो, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो, डिजिटल स्ट्राइक हो और मिलिट्री स्ट्राइक हो, ये सारे स्ट्राइक्स तो हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। FATF में भी ये मुद्दा जाएगा और हमारा सर्वदलीय डेलीगेशन भी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इन आतंकियों के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक भी करने की आवश्यकता है। और ये जो आतंकी हैं, आखिर ये किस मंसूबे के साथ काम करते हैं, उन मंसूबों पर उनकी जो आसुरी शैतानी जो सोच है उसको भी हमें बेनकाब करने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात को जस्टिफाई कहीं से ना कर सके कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कई बार उनको एक आइडियोलॉजिकल, उनके जो तथाकथित जो जाकिर नाइक और इस तरीके की जो तमाम जो प्रीचर इत्यादि होते हैं, वो उनको उनके जो कृत्यों को जस्टिफाई कराने के लिए तरह तरीके की। बिल्कुल संजीव जी, और ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट आप उठा रहे हैं कि उन आतंकियों को भी तो देखा जाए जिनकी आइडियोलॉजी है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनमें समझ नहीं है या क्या उनके दिमाग में भरा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने